हेलो एवरीवन। सो आज हम ट्रांजिएंट एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांजिएंट क्या होता है बेसिकली, सपोज हमारा कोई नेटवर्क है या सिस्टम है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, तो उस डिस्टरबेंस की वजह से उस सिस्टम ने कुछ रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, एक चेंज रिस्पॉन्स दिया, उसके रिस्पॉन्सेस में कुछ चेंजेस आए, तो उसी रिस्पॉन्स को हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस से। ठीक है, तो बेसिक्स जो है इसका हम आज डिस्कस करेंगे। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या है? व्हेन आउटपुट ऑफ अ नेटवर्क इज रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। यानी किसी भी नेटवर्क का जो है आउटपुट जो है, अगर हम टाइम के फंक्शन में डिनोट कर रहे हैं, तो उस एनालिसिस को हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस कहते हैं। जैसे हमारा किसी नेटवर्क का आउटपुट सी है, वो है सी प्लस सी एस एस। यहाँ पर जो सी है हमारा, वो है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और जो सी एस एस है वो है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसे कैसे समझेंगे? जैसे किसी शांत जल में हम कोई पत्थर डालते हैं, तो सडनली उसमें बहुत सारी वेव्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं, तो उसी को हम बोलेंगे ट्रांजिएंट्स क्रिएट हुए, और कुछ टाइम बाद वो पानी जो है फिर से शांत हो जाता है। तो जब वो बाद की जो कंडीशन है वो हो जाती है हमारी स्टेडी स्टेट की कंडीशन। जैसे अगर चलती हुई बस से हम उतरते हैं, तो बस में हम खड़े हैं और बस आगे की तरफ जा रही है, तो हमारी जो बॉडी है वो बस के साथ साथ ही आगे की तरफ जा रही होती है। अब मान लीजिए बस हमारी स्लो हुई और बहुत स्लो स्पीड पे रन कर रही है, तो हम क्या करते हैं कि जब बस से उतरते हैं तो आगे की तरफ दौड़ते हुए उतरते हैं, ताकि जो है हमारी बॉडी जो है उस बस के मोशन को कवर कर ले। तो उस दौरान जो है हमारी बॉडी में जो चेंजेस आएंगे उन्हीं को हम ट्रांजिएंट कहेंगे, और जब हमारी बॉडी उस मोशन को कवर कर लेगी तो हमारी बॉडी जो है स्टेडी स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो ट्रांजिएंट था वो हमारा टेम्परेरी रिस्पॉन्स था। ठीक है, कुछ क्षण के लिए आया था जिसने सिस्टम के अंदर कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट किया। ओके, सो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज द टेम्परेरी रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम ड्यू टू सडन चेंजेस अकर्स इन अ सिस्टम, जिसके कारण जो है कुछ चेंजेस आए सिस्टम में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हमने क्या बताया? व्हेन द सिस्टम फाइनली सेटल्स डाउन टू अ वैल्यू द रिस्पॉन्स इज सेड टू बी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। जैसे हमने पानी में एक पत्थर डालने का एग्जाम्पल बताया, या फिर बस से उतरने वाला एग्जाम्पल बताया, तो बाद में जो हमारा सिस्टम जो है वो सेटल डाउन हो गया एक वैल्यू पर आकर के, तो उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो जैसे सपोज हमारा कोई सिस्टम है, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी ct, यानी कहने का मतलब ये जो हमारा टाइम रिस्पॉन्स है वो किसी इनफाइनाइट स्टेट पर जा करके वो हमारा स्टेडी स्टेट में ही कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट, या कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आया था, ठीक है, वो एक क्षणिक होता है, कुछ बहुत कम टाइम के लिए ही होता है। ठीक है, तो वो जो है इनफाइनाइट स्टेट पर जाते जाते जो है उसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जानी है, कुछ क्षण के बाद ही बल्कि जीरो हो जाती है। तो हम बोलते हैं कि ट्रांजिएंट जो है डाई आउट हो जाता है, ट्रांजिएंट इवेंचुअली डाई आउट। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये ट्रांजिएंट आते क्यों हैं? ठीक है, क्यों आता है किसी नेटवर्क में ट्रांजिएंट?
तो ट्रांजिएंट अकर्स इन अ सिस्टम ड्यू टू इट्स इनर्शिया विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम टू अपोज सडन चेंज। सो विच एवर सिस्टम हैज इनर्शिया विल एग्जिबिट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इनर्शिया की वजह से ट्रांजिएंट आता है। तो हमने एग्जाम्पल बताया था अभी पानी वाला या फिर बस से उतरने वाला, या कोई भी इनर्शिया का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो इनर्शिया की वजह से क्या होता है, सिस्टम जो है हमारा जिस पोजीशन में होता है उसी पोजीशन में रहना चाहता है, लेकिन हमने कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो कुछ क्षण के लिए उसमें डिस्टरबेंस तो आया, लेकिन उसके बाद फिर उसने अपनी इनिशियल पोजीशन जो है ऑब्टेन कर ली। तो जिस सिस्टम में भी इनर्शिया होगा उस सिस्टम में हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये लिखा है विच एवर सिस्टम हैज इनर्शिया विल एग्जिबिट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो इंडक्टर होता है वो सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, और कैपेसिटर जो होता है वो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है। ठीक है, तो ये जो दो एलिमेंट होते हैं इनकी वजह से हमारे नेटवर्क में जो है इनर्शिया आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जिस भी नेटवर्क में एल या सी एलिमेंट होंगे उसमें हमारा ट्रांजिएंट हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे हर नेटवर्क जिसमें एल या सी है उसमें हमें ट्रांजिएंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एल जो है वो हमारा सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, और कैपेसिटर यानी कि सी जो है सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है। ठीक है, अगला टर्म जो आता है वो है हमारा स्टेट एंड स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट क्या होता है, प्रेजेंट ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन्स एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर हमारा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हो। ठीक है, तो उसकी जो प्रेजेंट ऑपरेटिंग कंडीशन होती है उसको ही हम स्टेट ऑफ अ सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हमने बताया कौन कौन से होते हैं, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स इन अ सिस्टम दैट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, जो इंस्टेंटली चेंज ना हो उनको हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, और यही स्टेट वेरिएबल जो है हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सिस्टम के। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे हमारा कोई नेटवर्क है, इसमें जो हमारे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हैं वो हैं एल और सी। तो इंडक्टर के लिए जो हमारा स्टेट वेरिएबल हो जाएगा वो क्या होगा, इंडक्टर करंट यानी कि आई एल, और कैपेसिटर के लिए जो हमारा स्टेट वेरिएबल होगा वो हो जाएगा कैपेसिटर वोल्टेज यानी कि वी सी। अगला टर्म आता है हमारा ऑर्डर ऑफ अ नेटवर्क। ऑर्डर क्या होता है, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग ऑफ द सिस्टम। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, अभी तक तो जो है हमारा जो है लीनियर इक्वेशन जो है हमारे सिस्टम को डिनोट कर रहा था, लेकिन ट्रांजिएंट में हमारा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती हैं वो सिस्टम को गवर्न करती हैं। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की का जो ऑर्डर होगा वही हमारा सिस्टम का ऑर्डर होता है। ठीक है, उसको हम और भी तरीक़ों से फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज हमारे पास, इसको हम जो है कंट्रोल सिस्टम में ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। सपोज हमारे पास कोई ट्रांसफ़र फंक्शन है, तो उसके जो डिनोमिनेटर में एस की हाईएस्ट पावर होती है वही जो है हमारा नेटवर्क का ऑर्डर होता है। ठीक है, दूसरा तरीका होता है इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट इन अ नेटवर्क। ठीक है, इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरेज नेटवर्क एलिमेंट्स का क्या मतलब है, सपोज हमारे नेटवर्क में ये दो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज का तो हमने बता दिया एल और सी। ठीक है, सपोज ये दो सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इनको हम किसी एक नेटवर्क में
कन्वर्ट कर सकते हैं, सीरीज का फॉर्मूला लगा करके सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे में दो सीरीज इंडक्टर कनेक्टेड हैं तो उनमें उनको भी हम एल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होते या इंडक्टर पैरेलल में कनेक्ट होते तो हम उनको भी सी इक्विवेलेंट या एल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन सपोज हमारे पास एक इंडक्टर लगा है और एक कैपेसिटर लगा है, तो इसको हम किसी एक एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सोर्सेज को जो है इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स बोलते हैं। तो हमारे नेटवर्क में जितने भी ऐसे इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज होंगे वही हमारे नेटवर्क का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो जो हमारा इंडिपेंडेंट का जो हमने यहाँ पे मतलब लिखा है, इंडिपेंडेंट का मतलब है एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी कंबाइंड। टू फॉर्म अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, तो वही जो है हमारा ऑर्डर ऑफ अ नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन। ये हमें किसी नेटवर्क की आइडेंटिफाई करनी होती है जब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या होता है, सपोज हमारा कोई नेटवर्क है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और हमने किसी एक पॉइंट पर यानी किसी सपोज वो पॉइंट है हमारा टी इक्वल टू जीरो पे हमने कुछ सडन चेंज किए तो उसमें हमारी इनिशियल और फाइनल कंडीशन जनरेट होंगी उस डिस्टर्बेंस की वजह से। तो इसका जो एक एग्जांपल है वो क्या है, ये हम आपने न्यूमेरिकल्स में देखा होगा, सडन चेंजेस का जो एग्जांपल देखा होगा, स्विच को ओपन या क्लोज करना। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल होता है ओपनिंग और क्लोजिंग दी स्विच। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, सडन चेंज इन द वैल्यू ऑफ सोर्स देन वैल्यू ऑफ एनी पैरामीटर जस्ट आफ्टर द सडन चेंज इज कॉल्ड द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, सपोज टी इक्वल टू जीरो पर हमने स्विच को क्लोज किया या ओपन किया। ठीक है, तो सपोज हमने अगर क्लोज किया तो उससे पहले हमारा स्विच जो क्या रहा होगा वो ओपन रहा होगा, और टी इक्वल टू जस्ट जीरो प्लस पे जो वैल्यू होगी उसी को हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। तो क्या होता है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हमने बताया दो एलिमेंट थे, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। सपोज ये हमारा इंडक्टर है और इसमें जो है हमारी आईएल करंट फ्लो हो रही है। अब इसमें हमने टी इक्वल टू जीरो पर कुछ चेंजेस किए, तो जस्ट टी इक्वल टू जीरो प्लस पर जो है जो वैल्यू होगी वो इनिशियल वैल्यू होगी। तो टी इक्वल टू जीरो प्लस पर हम जो है इस इंडक्टर को एक करंट सोर्स एज्यूम कर सकते हैं। यानी जो आई एल जीरो प्लस था वो इनिशियली जो है वो आई जीरो था। इसी तरह से अगर हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज स्टोरिंग एलिमेंट है। तो हमने इसमें भी कोई चेंजेस किया तो एट टी इक्वल टू जीरो प्लस पर इसको जो है हम एक वोल्टेज से रिप्लेस कर सकते हैं वी नॉट।
यानी कि वी सी जो इनिशियल वैल्यू है उसकी वो वी नॉट है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, एन इंडक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए करंट सोर्स एट टी इक्वल टू 0 प्लस एंड अ कैपेसिटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए वोल्टेज सोर्स। ठीक है, बट दीज मॉडल आर ओनली एप्लीकेबल एट टी इक्वल टू 0 प्लस, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा जो हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर है वो अपनी वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हमारा टी की हर वैल्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अब अगर हमारा एल और सी इनिशियली अनचार्ज थे तो जो हमारे यहाँ पर जो आई नॉट और इनिशियल वैल्यू जो है आई नॉट और वी नॉट, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारी जीरो हो जाएंगे। आई नॉट इक्वल टू जीरो और वी नॉट इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आई नॉट जीरो हो गया, आई नॉट जो था वो इंडक्टर के केस में था, तो इसका मतलब इंडक्टर को जो है क्या किया, एट टी इक्वल टू 0 प्लस पे हमने ओपन कर दिया। और कैपेसिटर को एट टी इक्वल टू 0 प्लस वोल्टेज क्या हो गया हमारा इनिशियली वो 0 हो गया, तो कैपेसिटर को हमने जो है शॉर्ट कर दिया। ठीक, ये हमारा हो गया ओपन और ये हो गया शॉर्ट। तो ये तो हो गई हमारी इनिशियल कंडीशन। अब फाइनल कंडीशन में क्या होता है, फाइनल कंडीशन ने बताया कि जब सिस्टम जो है हमारा किसी एक वैल्यू पर सेटल डाउन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फाइनल कंडीशन। तो उस कंडीशन में आई एल और वी सी जो है वो हमारे कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जो वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो अगर हमारा आई एल कांस्टेंट हो गया तो इंडक्टर का वोल्टेज क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा, यानी वी एल जो हो गया वो शॉर्ट हो गया, वी एल शॉर्ट हो गया। यानी कि फाइनल कंडीशन में जो इंडक्टर जो है वो हमारा शॉर्ट हो जाता है। ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट फाइनल कंडीशन में। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब कैपेसिटर के केस में अगर हमारा वीसी कांस्टेंट हो गया, तो वीसी कांस्टेंट हो गया तो कैपेसिटर की करंट क्या होती है, आई सी इक्वल टू सी डी वी सी अपॉन डी टी जीरो। और करंट जीरो होने का मतलब हमारा सर्किट जो है वो हो गया ओपन। तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू कंडीशन में जो हमारा कैपेसिटर होता है उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमें अपने दिमाग में रखनी होंगी, इन्हीं से जो है हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अगला टर्म है इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। इनिशियल और फाइनल वैल्यू के लिए एक जो है हम टाइम लाइन बनाते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, ये टाइम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टाइम लाइन ठीक से समझ में आ जाती है तो हमारे ट्रांजिएंट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने बताया कोई भी सिस्टम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है, अब सपोज t इक्वल टू 0 पर हमने यहाँ पर कुछ ट्रांजिएंट आया, यानी कि कोई सडन चेंजेस किए। तो t इक्वल टू 0 पे सडन चेंजेस किए थे हमने, तो t इक्वल टू 0 माइनस जो होगा और एक वैल्यू होगी t इक्वल टू 0 प्लस पर। ठीक है, अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम के लिए ये हो गई इनिशियल वैल्यू और t इक्वल टू 0 माइनस ये हो गई फाइनल वैल्यू। अब 0 पर ट्रांजिएंट आया, ठीक है, यहाँ पर तो सडन चेंज आया,
अब इसके बाद फिर ये सिस्टम आया, इस सिस्टम के लिए ये बन गया हमारा इनिशियल वैल्यू और ये बन जाएगी हमारी फाइनल वैल्यू। तो कुल मिला के रिजल्ट जो है वो ये है कि जो सिस्टम है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच का जो टाइम गैप है वो इनफाइनाइट है, इसमें भी जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच का टाइम गैप है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो टाइम डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू शुड बी ऑलवेज इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए एट टी इक्वल टू जीरो माइनस देखिए टी इक्वल टू जीरो पर तो जो था हमारा सडन चेंज हुआ था ये, तो जीरो माइनस पे इसका मतलब क्या है, जीरो माइनस पे हमारा जो सर्किट जो है वो विदाउट सडन चेंज होना चाहिए, यानी स्टेडी स्टेट में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एट टी इक्वल टू जीरो पर हमने स्विच क्लोज कर दिया। अगर टी इक्वल टू जीरो पर स्विच क्लोज किया है हमने, तो उससे जस्ट पहले यानी कि टी इक्वल टू जीरो माइनस पर स्विच जो है वो हमारा ओपन रहा होगा, ठीक है, ओपन रहा होगा और उससे बहुत पहले भी ओपन ही रहा होगा। इसका मतलब टी इक्वल टू जीरो माइनस पे जो सिस्टम था वो हमारा स्टेडी स्टेट था, ठीक है। और ऊपर हमने क्या बताया, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया था, ओपन कर दिया था और इंडक्टर को हमने शॉर्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये जो टाइम एक्सेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसको समराइज कर देते हैं। समरी में ये है जो हमने अभी तक पढ़ा है वो हमने यहाँ पर इसको समराइज कर दिया, आप इसको एक बार रीड कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो नोट करने वाली बात है वो ये है, सर्किट रिमेन इन स्टेडी स्टेट फॉर ऑल टी लेस देन जीरो, यानी टी इक्वल टू जीरो पर तो हमारा सडन चेंज आया था, यानी कि उससे पहले जितनी भी वैल्यू होगी जीरो से पहले उस हर वैल्यू पर सिस्टम जो था हमारा वो स्टेडी स्टेट में रहा होगा, ठीक है। बाकी इस समरी को आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया है वही सब कुछ है। तो नेक्स्ट क्लास से हम कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।